मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की ये कक्षा हमारी हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इससे पहले की कक्षा में हमने शब्द किए थे, विकारी अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के विषय में पढ़ा था। आज है वाक्य। वाक्य क्या होता है, इसके कितने अर्थ हैं, कौन कौन से इसके भेद हैं, वाक्य का क्या अर्थ है, इसके कितने अर्थ नहीं, वाक्य का क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, कितने इसके भेद हैं, यही आज हम करेंगे। और साथ ही जो सभी प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे। हिंदी व्याकरण के ये प्रश्न कक्षा 9th 10th में तो आते ही हैं। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। अतः सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को सुने, देखें, और जो मेरे विद्यार्थी हैं वो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें, ताकि जब परीक्षा हो तो उस समय आपको दोहराई करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है सभी से कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही यदि प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा, क्योंकि हम कर चुके हैं, वाक्य क्या होता है, कितने भेद होते हैं इसके, किसके आधार पे भेद है, ये सब हम कर चुके हैं। तो आप प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएं। मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें। पहला प्रश्न आता है, वाक्य की मुख्य इकाई, भाषा की मुख्य इकाई क्या है? भाषा की मुख्य इकाई क्या है? देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और यहाँ बात आई है मुख्य इकाई क्या है। मुख्य इकाई है वाक्य, है वर्ण, है लिपि, है शब्द है। जो मुख्य इकाई होती है वो है वाक्य। ठीक है, अब वाक्य क्या है, क्या होता है वाक्य? शब्दों का समूह होता है, या लिपि है, या वर्णों का समूह, या पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें अर्थ पूर्ण हो? क्या होगा? पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ, यानी कि मैंने पहले बताया था जो व्याकरणिक इकाई है, सबसे पहले आता है वर्ण, फिर आता है शब्द, उसके बाद आता है पद, और अंत में आता है वाक्य। तो यहाँ पे लिखा है पदों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध हो, और जिसमें पूर्ण अर्थ हो, यानी कि अर्थ देने वाला हो, अपने आप में पूर्ण हो, जिसका अर्थ निकलता हो। ऐसा जो पदों का समूह होता है वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? गह विकल्प सही होगा। वाक्य के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? वाक्य के भेद किसके आधार पर किए जाते हैं ये बताना है। ध्यान से देखो, 4 विकल्प है। अर्थ व रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, लिखावट के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। वाक्य के भेद बताने किस आधार पे होते हैं? जल्दी से लिखिए। अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। जो वाक्य का वर्गीकरण है वो अर्थ के आधार पे किया जाता है और रचना के आधार पे किया जाता है। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद कितने हैं, रचना के आधार पे कितने हैं, ये अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद, यानी कि जिससे अर्थ निकलता हो, मतलब निकलता हो, उसके आधार पे वाक्य के भेद कितने हैं? 6, 7, अगला विकल्प देखते हैं 8, 9।
तो यहीं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ, लिख लीजिए कौन कौन से भेद है। विधानवाचक, विधानवाचक ये पहला भेद है, ठीक है। दूसरा है नंबर 1, नंबर 2 दूसरा क्या है? निषेधवाचक, निषेधवाचक, ठीक है। देखिए विधानवाचक जिसको सरल वाक्य भी कहते हैं, जिसमें एक शब्द कर्ता हो, यानी कि क्या होगा, जिसमें जो सामान्य वाक्य होता है वो क्या होगा? साधारण वाक्य होता है। एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, ठीक है, वो क्या होगा? विधानवाचक। निषेधवाचक जिसमें नहीं का भाव हो, जो नकारात्मक वाक्य हो, वो क्या होगा? निषेधवाचक। ये 2 भेद हो गए। तीसरा भेद बताते हैं, आज्ञावाचक। आज्ञा का आपको पता ही है कि जब किसी को ऐसा वाक्य जिसमें ये हो कि किसी को आज्ञा दी जा रही हो, किसी को आज्ञा दी जा रही हो, वो क्या होगा? आज्ञावाचक। ऐसा वाक्य जिसमें ये पता लगे कि इस वाक्य के जरिए किसी को आज्ञा दी गई है। तो जैसे कि मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ, तो मैं क्या कर रही हूँ? आज्ञा दे रही हूँ, जो आज्ञा अपने से छोटों को दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? आज्ञावाचक। ये तीसरा नंबर है। चौथा जो है वो इच्छावाचक, इच्छावाचक। इच्छावाचक अपनी इच्छा प्रकट की जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी आपकी इच्छा हो कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊं, काश मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊं, तो ये क्या हो गई? इच्छा हो गई। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊं, तो इच्छावाचक। इस तरह के जो वाक्य होंगे आपकी इच्छा को, आपकी कामना को प्रकट करेंगे, वो वाक्य क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक। अगला है संकेतवाचक, संकेतवाचक। संकेतवाचक में कोई संकेत दिया होगा, बादल हो रहे हैं, आज बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश हो। अब संकेत क्या है? बादल हो रहे हैं, तब क्या होगी? बारिश होगी। संकेत दिया है, तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे? संकेतवाचक। अगला है संदेहवाचक, संदेहवाचक। संदेहवाचक जिसमें संदेह का भाव हो, जिस वाक्य में शायद वह आज आए, संदेह है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, शायद बोला है, शायद वह आज आए, तो इसमें संदेह है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? संदेहवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आपको पता है जिसमें प्रश्न हो, कौन गया है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक, विस्मयवाचक, विस्मय यानी कि हैरानी वाचक, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो? विस्मय हो, आश्चर्य हो, वो वाक्य क्या कहलाएगा? विस्मयवाचक। तो इस तरह ये वाक्य के 8 भेद किसके आधार पे हैं? ये 8 भेद जो अभी आपको बताए हैं अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे हैं? अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जो थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, सामान्य वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सारे वाक्य अर्थ के आधार पर 8 भेद है, कौन से का क्या मतलब होता है, कैसे पता चलता है कि कौन सा वाक्य विधानवाचक है, कौन सा निषेधवाचक है, कौन सा आज्ञावाचक है, वो मैंने आपको बताया। अब आगे इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपको बताने कि कौन सा इसमें वाक्य होगा। जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने का भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि नकारात्मकता का बोध हो, नहीं का बोध हो, नहीं का भाव हो, वो वाक्य कौन सा होता है? अर्थ के आधार पे विधानवाचक होता है, या निषेधवाचक होता है, या विस्मयवाचक होता है, या फिर संदेहवाचक होता है? कौन सा होता है? सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर लिखें। नहीं का भाव किसमें होगा?
निषेधवाचक। ठीक है, निषेध यानी कि मना, मनाही हो, जिसमें निषेध का अर्थ मनाही होता है, निषेधवाचक। अच्छा, जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध हो, भय का बोध हो, घृणा का बोध हो, हर्ष का यानी कि प्रसन्नता का बोध, आश्चर्य अचंभा हो, शोक यानी कि दुख हो, आदि भावों का बोध हो, वो वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? इसका भी आप सभी को पता है, जल्दी से लिखिए अपना आंसर। विस्मयवाचक। कौन सा होगा? विस्मयवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन वाक्यों में से कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का बोध हो, अभी मैंने बताया था कि शायद वह आज आए, संभावना हो, संदेह हो, वो कौन सा वाक्य होगा? आज्ञावाचक होगा या संकेतवाचक या संदेहवाचक या विस्मयवाचक? विस्मयवाचक अभी बताया था, जिसमें हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य हो, वो विस्मयवाचक। आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाए, संकेतवाचक जहाँ संकेत हो, और संदेहवाचक जिसमें संदेह हो, संदेह आ रहा है तो क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। अगला, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, निवेदन आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? हम आज्ञा भी अपने से छोटों को देंगे। अनुमति, किसी से अनुमति लेना या अनुरोध करना या निवेदन करना, ये कौन से वाक्य में होते हैं? आज्ञावाचक में। कौन से में होते हैं? आज्ञावाचक में। अच्छा, जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? शर्त हो कि ये काम हो रहा है आज, तो ही अगला काम होगा, यानी कि संकेत हो। तो संकेत वाले कौन से होंगे? संकेतवाचक। आज्ञावाचक, विधानवाचक नहीं हो सकते। कौन से होंगे? संकेतवाचक। यहाँ पे जो गैर विकल्प में है, संकेतवाचक। जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध हो, कोई कामना की जाए कि काश ऐसा हो जाए, मैं कक्षा में प्रथम आऊं, मैं आज दिल्ली पहुंच जाऊं, ठीक है, आपकी इच्छा है, तो ये क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य होंगे। कौन से होंगे? इच्छावाचक। अगला है, जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध होता है, प्रश्न करना हो, प्रश्नात्मक जो वाक्य होते हैं वो कैसे कहते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें प्रश्न हो, कौन, क्या, कैसे, किसे, किसको, जो ये प्रश्न का बोध कराते हैं ये शब्द, वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इनको हल करने में। अगला है, कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो भाग कौन कौन से? कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो अंग या भाग कौन से होते हैं? कर्ता के अनुसार और क्रिया के अनुसार कौन से दो भाग होते हैं? ये हमने कक्षा में किया था। कौन से होते हैं? जल्दी से लिखें। कर्ता होता है या क्रिया होता है, उद्देश्य या विधेय, सरल, संयुक्त पद या शब्द। उद्देश्य और विधेय, ये कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो अंग है, ये दो अंग कह लो या भाग कह लो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य और विधेय क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है बताती हूँ। देखो, कर्ता आपको पता है, कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो क्या उद्देश्य क्या होता है? कर्ता के विषय में, कर्ता के विषय में क्या होगा? कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के पहले मैं आपको ये विधेय बता रही हूँ, उद्देश्य बताती हूँ क्या होता है। देख, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला उद्देश्य कहलाता है। ठीक है।
और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। अगला क्या होगा, विधेय क्या होगा, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या होगा, विधेय होगा। क्या कहलाएगा, विधेय। ठीक है, विधेय। अब मैं एक वाक्य बताती हूँ आपको, ठीक है, कि जैसे राम राम अच्छा लड़का है, ये एक वाक्य हमारे पास। हमें इस वाक्य में देखना उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब मैंने बोला था कि कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ कर्ता कौन है, राम है। तो राम क्या है, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होगा, विधेय। यानी कि कर्ता के अलावा वाक्य में जो कुछ बच गया वो सब क्या होगा, विधेय होगा। अच्छा लड़का है, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो ठीक है, दो बातें होगी, एक हो गया उद्देश्य और दूसरा क्या हो गया, विधेय। यानी कि एक कर्ता होगा, कर्ता ही उद्देश्य होता है, जो संज्ञा शब्द होता है वही उद्देश्य होता है, और जो बच कोई गया वाक्य में जो कुछ भी बचा वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या होगा, यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता उद्देश्य, और विद्देश्य के विषय में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। अब प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। वो था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये 3 वाक्य हो गए, सरल, संयुक्त और मिश्र। 3 वाक्य किसके आधार पे है, ये रचना के आधार पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य है। चलिए पहले ये बताती हूँ कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र क्या होता है, संयुक्त क्या होता है। अब देखिए बेटा, जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक विधेय हो, यानी कि जो साधारण वाक्य होता है वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य। जिसमें एक कर्ता हो, उद्देश्य हो और उसका विधेय हो, वो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, और जो संयुक्त वाक्य है, जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों, जो उपवाक्य होते हैं, यानी कि 2 वाक्य हों और किसी योजक द्वारा आपस में जुड़े हुए हों। 2 सरल वाक्य हों और आपस में किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हों, वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। योजक समझते हो ना, जैसे कि जोड़ने वाला शब्द। जैसे श्यामा बड़ी है और उसकी बहन गीता छोटी है। श्यामा बड़ी है, एक वाक्य हो गया। उसकी बहन गीता छोटी है, दूसरा वाक्य हो गया। और जोड़ा किसने, और ने। और शब्द क्या हो गया, योजक हो गया। ठीक है, तो जो योजक शब्द होते हैं, दो सरल वाक्य हों और आपस में किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हों, क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। फिर तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होगा, जिस वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित रूप वाक्य हो। एक प्रधान हो, प्रमुख हो, और दूसरा उस पर आश्रित हो, वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। एक प्रधान है और एक आश्रित है, जो
जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे ही सफलता मिलेगी, किसी और को नहीं। आपस में एक दूसरे पे निर्भर है ये वाक्य। एक के बगैर दूसरा अधूरा है, पूर्ण नहीं है। इसलिए कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। ठीक है, उसे सफलता मिलती है। किसे मिलती है सफलता? जो परिश्रम करता है। तो ये निर्भर हो गए ना आपस में एक दूसरे पे, अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक के बगैर दूसरा वाक्य अधूरा है। तो क्या हो गया ये? मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं। चोर कमरे में चोरी करता रहा और मालिक सोता रहा। ये कैसा वाक्य, ये बताना है। मैंने क्या बताया था कि जो दो सरल वाक्य हों और आपस में किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हों, वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। चोर कमरे में सोता रहा एक वाक्य हो गया, मालिक सोता रहा दूसरा वाक्य हो गया, और जोड़ा किसने? और ने। और क्या हो गया? योजक शब्द हो गया। तो कौन सा वाक्य हुआ ये? संयुक्त वाक्य। कौन सा हुआ? संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? मैंने बता चुकी हूँ। सरल, संयुक्त और मिश्र, तीन भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीन भेद किसके आधार पे? रचना के आधार पे वाक्य के भेद है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे लिखेंगे अवश्य। मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जिस बच्चे का मन ना करे तो उसको भी लिखना पड़े। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो इन प्रश्नों को अवश्य लिखेंगे। और जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे हैं, जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी, वो इनको अपना दिमाग में रखें, समझें इनको कि ये कैसे आया, क्यों आया। और एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह व्याकरण के, सामान्य हिंदी यानी कि व्याकरण के, या फिर हिंदी साहित्य की क्लासेस भी होती है यहाँ पे, वो सब मैं आपके पास लेकर आऊँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा परंतु पैदल नहीं जाऊंगा। प्रस्तुत वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मैं स्कूल जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा। ठीक है, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु योजक शब्द है, इसने इसको जोड़ा, ये समुच्चय बोधक है। तो जोड़ने वाला जो परंतु शब्द समुच्चय बोधक है। और यहाँ पे कैसा वाक्य हो गया? योजक ने जोड़ा है, तो कैसा हो गया? संयुक्त वाक्य। कैसा हुआ? संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं। जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए। बाहर कैसे आए, क्यों आए, क्या वजह थी, क्या कारण था? जैसे ही घंटी बजी। तो ये छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए किस पे डिपेंड है? जैसे ही घंटी बजी, घंटी बजने पे डिपेंड है, घंटी बजने पे निर्भर है। तो जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए, आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। एक के बगैर वाक्य क्या है? अधूरा है। ये कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक है, जब आपको ये लगे बेटा कि एक के बगैर बात अधूरी रह गई है, कोई वजह दी गई है, कारण दिया गया है वाक्य में, वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। यानी कि एक प्रधान वाक्य होगा और एक मुख्य वाक्य होगा, आश्रित वाक्य होगा। तो जैसे ही छात्र कक्षाओं पे बाहर आ गए, कब बाहर आए, ये किस पर निर्भर है? जैसे ही घंटी बजी, घंटी बजने पर निर्भर है। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। ये कैसा वाक्य है? जो तोता पिंजरे, वह दाल खा रहा है। वह दाल खा रहा है, कौन सा दाल खा रहा है? तोता। जो पिंजरे में है वही दाल खा रहा है, कोई और नहीं। जो तोता पिंजरे में वह दाल खा रहा है। दाल कौन सा तोता खा रहा है? जो पिंजरे में। तो ये भी क्या हो गया? आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य, जो कि इन दोनों विकल्प में नहीं है। अगले में देखते हैं मिश्र वाक्य कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अब यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, इनको देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? नाम बताइए। हम कर चुके हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तीन आधार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पे। रचना की दृष्टि से वाक्य के कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं वो आप
लिखें, सभी बच्चे लिखेंगे। कितने 3 प्रकार मैंने बता दिया, उन तीनों प्रकारों के नाम लिखे रचना के आधार पे कौन कौन से होते हैं। अगला एक प्रश्न आ रहा है, सरल, संयुक्त और मिश्र, यही होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों भेद किसके आधार पे होते हैं? रचना के आधार पे होते हैं। इनको करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगला है सरल वाक्य किसे कहते हैं? अभी बताया था, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो एक विधेय वो क्या होगा? सरल वाक्य। ठीक है, जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो वो क्या होगा? सरल वाक्य। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा बेटा। अगला संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हुआ हो और जो किसी योजक द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, या फिर जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हों, वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, ये 23 हो गया। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, मिश्र वाक्य। मैंने पहले बताया था, फिर से बता रही हूँ, लिख लीजिएगा कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य, एक तो प्रधान वाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो, और दूसरा क्या हो? आश्रित वाक्य हो, वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। जो वाक्य दिया हुआ है उसको किस में करना है? मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न नंबर 25 में पहला है, वह विद्यालय जाते ही पढ़ने लग गया। इसको मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? लिखिए इसको कि जैसे ही वह विद्यालय गया, मैं लिख देती हूँ आपको भी लिखना है, परिवर्तित करना आ जाएगा। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करें? जैसे ही वह विद्यालय गया, कोमा लगा देंगे, एक ये वाक्य हो जाएगा अपने आप में। और अगला क्या हो जाएगा? पढ़ने लग गया। जैसे ही वह विद्यालय गया, पढ़ने लग गया, ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं, परिश्रमी छात्र सबको अच्छे लगते हैं। इस वाक्य को, ये सरल वाक्य है और इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे? सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? परिश्रमी छात्र सबको अच्छे लगते हैं, बदलो इसको। आप कैसे बदलोगे? जो छात्र परिश्रमी होते हैं, कैसे करेंगे? जो छात्र, लिख लो, जो छात्र परिश्रमी होते हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। वे सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, सब अच्छे लगते हैं, ये करेंगे कि जो छात्र परिश्रमी होते हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। कि कौन से छात्र अच्छे लगते हैं सबको? कैसे होते हैं? जो परिश्रमी होते हैं, एक दूसरे पे ये निर्भर हो गए हैं। 2 वाक्य हो गए। कौन सा? जो छात्र परिश्रमी होते हैं। दूसरा क्या हो गया? वे सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो परिश्रमी होते हैं, यहाँ मैंने कोमा लगाया है। ठीक है, एक वाक्य हो गया। और वे सबको अच्छे लगते हैं, वे सबको, और नहीं आएगा, वे सबको अच्छे लगते हैं, ये क्या हो गया? दूसरा वाक्य हो गया। तो कौन अच्छे लगते हैं? जो कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं। तो आपस में एक दूसरे पे निर्भर है ये वाक्य, एक के बगैर दूसरा अधूरा है, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब ग पे आते हैं, मेरे बोलने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। इसको मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे बदलेंगे? मेरे बोलने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा, यानी कि मैं बोलता गया और उसका व्यवहार जैसा था, पूर्ववत यानी कि जैसा था वैसा ही रहा। साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे? यद्यपि मैं बोलता रहा परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। लिख लीजिए आप, यद्यपि मैं बोलता रहा। ठीक है,
क्या करोगे? यद्यपि। कैसे लिखेंगे? चलो लिख ही देती हूँ। यद्यपि अरे भाई, यद्यपि मैं बोलता रहा, ठीक है, बोलता रहा, परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत रहा, उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। अब आप कहोगे कि परंतु योजक आया है, लेकिन यहाँ योजक होते हुए भी एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है। परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। क्यों रहा? यद्यपि मैं बोलता रहा, फिर भी उसका व्यवहार क्या रहा? पूर्ववत रहा। परंतु की जगह आप फिर भी कर सकते हो। यद्यपि मैं बोलता रहा, फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। ठीक है, यद्यपि मैं बोलता रहा, फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। क्यों रहा पूर्ववत? में बोलता रहा, फिर भी रहा, आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। तो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं, मैं तुम्हारे नए मित्र को जानता हूं। ये सरल वाक्य है और इसको कैसे करेंगे मिश्र वाक्य में परिवर्तित? जो तुम्हारा नया मित्र है मैं उसे जानता हूं। कैसे लिखेंगे मिश्र वाक्य में? जो तुम्हारा नया मित्र है, कोमा, दूसरा वाक्य हो जाएगा मैं उसे जानता हूं। ठीक है, जो तुम्हारा नया मित्र है मैं उसे जानता हूं। मैं उसे जानता हूं, किसे जानता हूं? जो तुम्हारा नया मित्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं, परिश्रम करने वाले सफल होंगे। ये पहले भी आ चुका है, परिश्रम करने वाले सफल होंगे। जो परिश्रम करेंगे वे सफल होंगे। कैसे लिखेंगे? जो परिश्रम करेंगे, कोमा, वे सफल होंगे। ठीक है, ये वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेरा काला घोड़ा तेज भागता है। मेरा काला घोड़ा तेज भागता है सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? चलो लिखो, इतने सारे कर लिए, आपको आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। लिखिए, मेरा जो घोड़ा काला है, इसको कैसे लिखेंगे? मेरा घोड़ा काला घोड़ा तेज दौड़ते हैं, तो कैसे लिखेंगे? लिख लो इसको मिश्र वाक्य में, मेरा जो घोड़ा काला है वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। मेरा जो घोड़ा काला है वह तेज दौड़ता है। ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड वालों की तरफ से क्वेश्चन बैंक बनाया गया था, उसी में ये है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, इन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे। इनको ध्यान से देखें, अन्यथा ना लें। और मैंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, वो बच्चे भी इनको ध्यान से सुने, पढ़ें, देखें, समझें। अगला है, मैं अधिक पके फल नहीं खाता। सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? मैं अधिक पके फल नहीं खाता। तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं कि मैं उन फलों को नहीं खाता जो अधिक पके हैं। मैं उन फलों को नहीं खाता जो अधिक पके हैं, अधिक पके हैं। मैं उन फलों को नहीं खाता जो अधिक
वाक्य है। ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पे, जो अंतिम प्रश्न है। निम्न वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। वाक्य दिया हुआ है, बहुत सारे वाक्य हैं, इनको हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना। अब तक हमने किया था मिश्र वाक्य में, अब क्या करना है? अब संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, पहला है, राष्ट्रगान शुरू होते ही लोग खड़े हो गए। राष्ट्रगान शुरू होते ही लोग खड़े हो गए। लोग खड़े हो गए, कब खड़े हो गए? राष्ट्रगान शुरू हुई। ये क्या है? मिश्र वाक्य है, और इसको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं कि राष्ट्रगान शुरू हुआ और सब लोग खड़े हो गए। ठीक है, राष्ट्रगान शुरू हुआ और सब लोग खड़े हो गए। योजक के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया है, दो वाक्य बना दिए हैं और योजक के द्वारा जोड़ दिया है। तो क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य। राष्ट्रगान शुरू हुआ और सब लोग खड़े हो गए। अगला देखते हैं। सुषमा बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई। सुषमा बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई। आज विद्यालय नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बीमार है। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, और इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है हमें। कैसे बदलेंगे इसको संयुक्त वाक्य में? सुषमा बीमार है इसीलिए वह आज स्कूल नहीं आई। सुषमा बीमार है इसलिए आज वह स्कूल नहीं आई। सुषमा बीमार है इसलिए आज वह स्कूल नहीं आई। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं। कंडक्टर के सीटी बजाते ही बस चल पड़ी। ये भी क्या है? मिश्र वाक्य है। बस चल पड़ी, कब चल पड़ी? कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है। एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है कि कंडक्टर ने जैसे सीटी बजाई बस चल पड़ी, बजाते ही बस चल पड़ी। तो क्या है? मिश्र वाक्य है। हम क्या करेंगे? कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल दी। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी या चल दी। ठीक है, कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। तो क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं। अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली। उसे सजा मिली, क्यों मिली? अपराधी था उसके कारण मिली उसको। क्या हो गया? इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य को क्या होगा? वह अपराधी था इसीलिए उसे सजा मिली। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। वह अपराधी था इसलिए उसे क्या मिली? सजा मिली। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं। वह नहाकर विद्यालय चला गया। इस वाक्य को आप बताएं। आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना उत्तर कि संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, क्या होगा इसका संयुक्त वाक्य। वह नहाकर विद्यालय चला गया। नहाया और फिर विद्यालय गया, मिश्र वाक्य है, और इसको हमें बदलना है किसमें? संयुक्त वाक्य में बदलना है। जल्दी से बदलिए। वह नहाया और विद्यालय
चला गया, और नहाया और विद्यालय चला गया, योजक के द्वारा हमने जोड़ दिया है। अगला, वर्षा बंद होते ही हम बाजार चले गए। वर्षा बंद होते ही हम बाजार चले गए, इसको किस में बदलोगे? संयुक्त वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे? वर्षा बंद हुई और हम बाजार चले गए। वर्षा बंद हुई और हम बाजार चले गए। वर्षा बंद हुई और हम बाजार चले गए। ठीक है। अगला है, कठोर बनकर भी सहृदय रहो। कैसे बदलेंगे इसको संयुक्त वाक्य में? ऐसे लिख सकते हैं कि कठोर बनो, कठोर बनो, परंतु, कठोर तो बनो परंतु क्या रहो? सहृदय रहो। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, परंतु योजक के द्वारा हमने दोनों वाक्य को जोड़ दिया। कठोर बनो एक वाक्य हो गया, सहृदय रहो दूसरा वाक्य हो गया, परंतु योजक ने इसको जोड़ दिया है। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। ठीक है। तो ये थे आज के वाक्य से संबंधित लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सबने अच्छे से सुना, पढ़ा, देखा होगा, और इसी तरह आगे भी आप बने रहेंगे उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहिए। एक बार फिर से आपसे निवेदन करती हूँ, यदि अब भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।